हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ कि स्वस्थ और मस्त होंगे तथा अपनी तैयारी को मजबूत कर रहे होंगे। हम लोग पढ़ रहे थे प्राचीन सभ्यताएं, राजस्थान की है जो प्राचीन सभ्यताएं पढ़ रहे थे, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने सबसे पहले कवर किया था जो बागोर सभ्यता है, उसको हमने कवर करने का प्रयास किया था। बागोर के बाद हमने तिलवाड़ा जो है बाड़मेर में पड़ती है उसको भी हमने कवर किया, और उसके बाद हमने कवर किया है कालीबंगा सभ्यता। धीरे धीरे हमारी ये छोटी छोटी क्लासेस के रूप में आपके लिए बहुत ही बेहतरीन साबित होगी। पहली बार अगर चैनल पर आए हो तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा तथा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। आज हम शुरू कर रहे हैं आहड़ सभ्यता। छोटे छोटे प्रयास जो है आपकी तैयारी को मजबूत करने में बहुत ही शानदार साबित होंगे। चलिए, मैं यहाँ पर नाम लिख देता हूँ। पूरे की पूरी नोट्स मेकिंग पैटर्न के ऊपर है, और आप धीरे धीरे करके नोट्स बनाते रहिएगा और अपनी तैयारी को मजबूत करते रहिए। क्योंकि जो नोट्स अगर एक बार बन जाते हैं ना, तो बार बार उन किताबों की जो इतनी बड़ी बड़ी किताबें होती है उनको बार बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सब हम लोग शुरू कर रहे हैं आहट सभ्यता। तो सबसे पहले यही क्वेश्चन बनता है कि आहट सभ्यता कहाँ पड़ती है। तो अगर हम कहाँ से इससे क्वेश्चन करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा। ये पड़ती है आहट नामक जगह पड़ती है, जो कि उदयपुर में पड़ती है। कहाँ पर? उदयपुर में ये सभ्यता आती है। वहीं अगर हम अगले इसके बारे में क्वेश्चन करें कि ये शहरी सभ्यता थी या ग्रामीण, तो हमारा जो अगला ही बिंदु हो जाएगा, ये एक प्रकार से क्या है, ग्रामीण सभ्यता है। यानी जो गांव की जो संस्कृति है उस टाइप से यहाँ पर जो मकान वगैरह है वो यहाँ पर मिलते हैं। अगला क्वेश्चन आता है कि ये सभ्यता कौन सी नदी के किनारे विकसित हुई। तो ये जो सभ्यता है ये आती है बनास की एक सहायक नदी आती है जिसे कहते हैं आयड नदी। कौन सी नदी? आयड नदी, या फिर इसे ही कहा जाता है बेड़च नदी। क्या कहा जाता है? बेड़च नदी के नाम से इसे ही जाना जाता है। और अगर ये सहायक है वो है बनास की। इन तीनों में से मतलब कोई भी एक ऑप्शन में रहेगा, तो आप उन तीनों में से एक को क्लिक करना होगा, क्योंकि जो बनास की सहायक है वो आयड आ जाएगी, और आयड का ही दूसरा नाम आता है बेड़च नदी। तो आयड सभ्यता, या तो डायरेक्ट पूछ लेते हैं कि आहड़ सभ्यता आयड नदी के किनारे है या बेड़च नदी के किनारे, लेकिन कभी कभी एग्जामिनर ये नाम नहीं देके बड़ी नदी का नाम दे देता है कि बनास नदी के किनारे स्थित है। तो हम लोग इस प्रकार से हमारा जो ऑप्शन है वो क्लिक करेंगे। वहीं अगला क्वेश्चन आता है कि यहाँ से मतलब किस प्रकार की ये मतलब सभ्यता है, यहाँ पर मतलब ज्यादातर कौन से किस टाइप के उपकरणों का, किस टाइप के सामानों का प्रयोग किया जाता था। तो यहाँ पर जो है ये यहाँ पर तांबे का भी उपयोग किया जाता था और लोहे का भी उपयोग किया जाता था। तो कह सकते हैं कि ये जो सभ्यता है वो ताम्रयुगीन सभ्यता है, या ताम्रकालीन सभ्यता के यहाँ पर अवशेष मिलते हैं। ताम्रकालीन सभ्यता है ये, और लोह युगीन सभ्यता भी यही है। यहाँ पर लोहे के भी प्रमाण मिलते हैं। तो इसे हम दोनों नामों से जान सकते हैं। क्या क्या नामों से जान सकते हैं? तो हमने कहा कि यह जो है कौन सी सभ्यता, आयड सभ्यता ताम्रकालीन सभ्यता है, और यही जो है वो लोहकालीन सभ्यता के नाम से भी इसे ही जाना जाता है। अगला अगर हम देखें इसके प्राचीन नाम क्या क्या मिलते हैं, क्या है प्राचीन नामों की अगर हम चर्चा करें तो इसके दो तीन प्राचीन नाम मिलते हैं। अगर हम पहले नाम की चर्चा करें तो इसका प्राचीन नाम आता है अम्रवती नगरी। क्या नाम मिलता है? ताम्रवती नगरी। ताम्रवती नगरी इसे क्यों कहा जाता है? क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर जो है वो तांबे गलाने की जो है, तांबा गलाने की यहाँ पर क्या मिली है, पट्टियां मिली है या भट्टी मिली है। तो इस कारण से इसे ताम्रवती नगरी के नाम से भी जाना जाता है। इसे ही प्राचीन समय में एक और यहाँ से मतलब एक प्रकार से एक अभिलेख मिले था, तो उसी के नाम से इसे अघाटपुर या आघाटपुर के नाम से भी जाना जाता है। क्या नाम है? इसे ही आघाटपुर या आहटपुर भी बोलते हैं, कभी कभी क्या बोलते हैं, आहटपुर। आहटपुर आपने अभिलेख का नाम सुना ही होगा, तो वही है, उससे रिलेटेड भी इसका नामकरण माना जाता है।
और अगर हम इसका अन्य नामों की या प्राचीन नामों की चर्चा कर रहे हैं तो एक नाम मिलता है आगाट दुर्ग भी इसका ही एक अन्य नाम आता है। क्या नाम है? आगाट दुर्ग भी इसे ही कहा जाता है। तो इस स्लाइड में हमने क्या क्या चर्चा, तो दोस्तों इस स्लाइड में हमने देखा है कि जो आहड़ सभ्यता है वो आहड़ उदयपुर में पड़ती है। यह एक ग्रामीण सभ्यता है। ये आयड़ नदी, बेड़ज नदी या बनास नदी के किनारे स्थित है। ये यहाँ पर जो अवशेष है वो ताम्रकालीन सभ्यता और लोहकालीन जो सभ्यता है या लोह युगीन सभ्यता है वो मतलब दोनों के यहाँ पर साक्ष्य मिलते हैं। वहीं अगर हम इसके प्राचीन नाम की बात करें तो इसे ताम्रवती नगरी या के नाम से भी इसे जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो है वो तांबा गलाने की भट्टी मिली है। वहीं इसे आगाटपुर या आहटपुर के नाम से भी जाना जाता है या आगाट दुर्ग के नाम से भी इसे पहले जाना जाता था। अब हम इसके अन्य नाम देख लिए। अब हम इसके कुछ जो है उपनामों की चर्चा कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? आहट सभ्यता के उपनाम क्या क्या है वो भी देखना जरूरी है। इसे सबसे इसके जो उपनामों की चर्चा करें तो सबसे पहला इसका उपनाम क्या हो जाएगा? इसका सबसे पहला उपनाम हो जाएगा, इसे आहड़ के नाम से जाना जाता है। क्या कहा जाता है? इसे आहड़ सभ्यता। वो तो आप नाम से समझ ही गए होंगे कि आहड़ सभ्यता क्यों कहा जाता है, क्योंकि सर्वप्रथम आहड़ नामक स्थान पर उत्खनन किया गया था, इसी के कारण से उसे इस नाम से जाना जाता है। वहीं अगर हम दूसरा इसके उपनामों की चर्चा करेंगे तो उसे कहते हैं दुलकोट टीला। क्या नाम है? दुलकोट टीला के नाम से भी इसे जाना जाता है, क्योंकि इसका जो बाद में उत्खनन किया गया था वो एक धूल का एक टीला था। क्या था? धूल का एक टीला था। ये क्या, ये है स्थानीय टीला है जहां पर व्यापक रूप से यानी विस्तृत रूप में यहाँ पर उत्खनन किया गया। व्यापक उत्खनन कहाँ से किया गया? तो व्यापक उत्खनन है वो धूलखोट से किया गया। लेकिन जो आहड़ जगह पड़ती है वहां पर सर्वप्रथम उत्खनन किया गया, यानी कि जो नॉर्मली उत्खनन प्रारंभ हुआ था वो तो आहड़ नामक स्थान से हुआ था, लेकिन पास में एक धूलकोट टीला पड़ता है वो भी इसी के अंतर्गत आता है। लेकिन यहाँ पर व्यापक रूप से उत्खनन का कार्य है जो किया गया था। अब हम धीरे धीरे ये इसके खोजकर्ता वगैरह उनके ऊपर अगर हम अपना ध्यान केंद्रित करने का प्रयास करें तो उत्खनन कार्य यहाँ पर किस किस टाइप में हुआ है। क्या है? उत्खनन कार्य। उत्खनन कार्य की बात करें तो यहाँ पर हमें दो तीन तीन चार नाम यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। कौन कौन से अगर हम देखें तो सबसे पहला यहाँ पर जो उत्खनन करने का प्रयास आता है वो आता है सर्वप्रथम 1953 में यहाँ पर प्रयास किया जाता है। कब किया जाता है? 1953 में। और किसके द्वारा प्रयास किया जाता है? तो उनका नाम हमें मिलता है पंडित अक्षय कीर्ति व्यास। क्या नाम है? पंडित अक्षय जो कीर्ति व्यास है उनके द्वारा इस आहट सभ्यता का सर्वप्रथम उत्खनन किया गया था। तो हमने क्या देखा? 1953 में पहला प्रयास किसके द्वारा किया जा रहा है? पंडित अक्षय कीर्ति व्यास के द्वारा यहाँ पर किया गया था। इसके अगले ही साल खनन का कार्य, इसके अगले ही साल यानी एक साल बाद 1954 में, कब? एक साल बाद 1954 में। पहला उत्खनन 1953 में हो गया, इसका अगला उत्खनन जो है 1954 में रतन चंद्र अग्रवाल के द्वारा, रतन चंद्र अग्रवाल के द्वारा, किसके द्वारा? रतन चंद्र अग्रवाल के द्वारा जो धूलकोट किला है, धूलकोट टीला है, उसका उत्खनन किया गया था। किसका किया है? धूलकोट टीले का उत्खनन किया गया था। लेकिन ये जो अक्षय कीर्ति व्यास है इन्होंने किसका उत्खनन किया था? तो इन्होंने जो उत्खनन किया था वो किया था जो आहड़ नामक जगह है वहां पर इनके द्वारा उत्खनन किया गया। और जो ये 1954 में रतन चंद्र अग्रवाल है, इन्होंने व्यापक रूप से अगर उत्खनन कार्य किया तो वो इन्होंने किया था धूलकोट नामक जगह पे। इसके बाद और अगर हम देखें तो इसमें और उत्खनन इनके बाद, रतन चंद्र अग्रवाल के बाद
जो व्यक्ति आते हैं वो आते हैं वीएन मिश्रा, जो हमने पढ़ा था ना, वो कौन सी सभ्यता थी यार, नाम भूल गया। एक तो बागोर और जो तिलवाड़ा सभ्यता का जो उत्खनन कार्य किया गया था, वो व्यक्ति भी यहाँ पर आते हैं और उत्खनन का निर्देशन करते हैं। तो वो कौन थे? वो थे वीरेंद्र नाथ मिश्र, वीएन मिश्र हमने देखा था ना, वो महाशय भी यहाँ आके उत्खनन कार्य करते हैं। और अगर हम यहाँ पर नाम देखें तो एक नाम आते हैं विजय कुमार और जो पीसी चक्रवर्ती। इससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, एक नाम मिलता है हसमुख धीरज सांकलिया। हसमुख धीरज सांकलिया, ये जो हसमुख धीरज सांकलिया है, ये क्या करते हैं? ये भी यहाँ पर उत्खनन का कार्य करते हैं। और ये इस सभ्यता को एक नया नाम दे देते हैं कि ये कहते हैं कि ये तो क्या है, बनास नदी के किनारे पनपी है, इसलिए ये क्या है, ये तो एक बनास संस्कृति है। तो जो बनास संस्कृति की संज्ञा देने वाले हैं वो कौन है? तो वो हो जाएंगे हसमुख धीरज सांकलिया, या फिर HD सांकलिया के नाम से भी जाना जाता है। तो हम देखेंगे कि जो बनास संस्कृति की जो संज्ञा है आयड़ सभ्यता को, वो किसने दी है? तो हसमुख धीरज सांकलिया जी ने दी है। इनके बाद दो नाम हमारे सामने और आते हैं। एक नाम आता है विजय कुमार, क्या नाम है? विजय कुमार। और एक नाम आता है पीसी चक्रवर्ती करके। तो ये दोनों व्यक्ति कौन थे? तो अगर हम इनकी बात करें, विजय कुमार और पीसी चक्रवर्ती की बात करें, तो ये राजस्थान गवर्नमेंट की ओर से उत्खनन इन्हीं के नेतृत्व में किया गया था। जब यहाँ पर राजस्थान गवर्नमेंट उत्खनन कर रही थी तो वो इन दोनों के नेतृत्व में किया गया था। राजस्थान सरकार की तरफ से की ओर से उत्खनन का नेतृत्व इनके द्वारा किया गया था। तो वो नाम आता है हमारे सामने विजय कुमार और पीसी चक्रवर्ती। तो हमने इस स्लाइड में देखो दोस्तों क्या क्या देखा है, तो हम लोग एक बार वापस याद करने का प्रयास करेंगे। 1953 में पंडित अक्षय कीर्ति व्यास के द्वारा आहड़ नामक स्थान पर उत्खनन किया गया। इसके अगले ही साल व्यापक रूप से उत्खनन करने के लिए 1954 में रतन चंद्र अग्रवाल जी आते हैं, जो कि धूलकोट टीले का व्यापक रूप से उत्खनन का कार्य यहाँ पर करते हैं। यहाँ पर वीरेंद्र नाथ मिश्र के द्वारा भी उत्खनन किया गया और हसमुख धीरज जो सांकलिया है उनके द्वारा भी उत्खनन का कार्य है जो किया गया था। और जो हसमुख धीरज सांकलिया है उन्होंने इस आहड़ सभ्यता को बनास संस्कृति की संज्ञा भी दी थी। और विजय कुमार और जो पीसी चक्रवर्ती है वो राजस्थान सरकार की ओर से उत्खनन का नेतृत्व इन्होंने किया था। तो यहाँ पर हमने कितने नाम याद किए हैं? 1 2 3 4 5 6 नाम याद किए। देखो, पंडित अक्षय कीर्ति व्यास, फिर आ जाएंगे रतन चंद्र अग्रवाल, वीरेंद्र नाथ मिश्र और हसमुख धीरज सांकलिया, और क्या है, और है विजय कुमार और पीसी चक्रवर्ती। तो हमने अभी तक उत्खनन का कार्य जो हुआ है वहां तक हम पहुंच गए हैं। अब हम इसके अंदर धीरे धीरे और अंदर घुसने का प्रयास करते हैं और यहाँ से हमें क्या क्या सामग्री मिलती है उनके बारे में हम लोग देखें। जो उत्खनन का स्तर है, यहाँ पर 3 स्तरों पर उत्खनन किया गया है। स्तर कितने हैं उत्खनन के? उत्खनन के स्तर की अगर हम बात करेंगे तो ये 3 स्तरों पर यहाँ पर उत्खनन का जो कार्य है वो किया गया था। कौन कौन से? तो हम वही डायग्राम के माध्यम से देखेंगे तो हमें चीज़ें ज़्यादा याद रहेगी। ये हम देखते हैं कि ये हमारा क्या है, प्रथम स्तर है। क्या है? ये हमारा फर्स्ट स्तर है। और ये अगर हम द्वितीय स्तर की बात करेंगे और ये हमारे पास है तीसरा स्तर। मतलब हम लोग देखने का प्रयास कर रहे हैं कि फर्स्ट स्तर से हमें क्या क्या मिला है, सेकंड स्टेज से हमें क्या क्या मिला है, और तीसरे स्तर या तीसरे चरण से हमें क्या क्या सामग्री है जो मिलती है। तो हमने देखा, देखो हमने कालीबंगा सभ्यता पढ़ी थी, वो कितने स्तरों में थी? 5 स्तरों में थी।
और वहां पर प्राक हड़प्पा और हड़प्पा सिविलाइजेशन के हमें साक्ष्य मिलते हैं। जो प्राक हड़प्पा थी उसमें अंतर्गत अगर आपने पिछली क्लास नहीं देखी है ना, तो ये आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होगा, इसलिए पीछे की क्लास आप जरूर देखना। तो वहां पर जो पहला और दूसरा जो स्तर था उससे प्राक हड़प्पा के साक्ष्य मिले थे, और तीसरा चौथा पांचवा से हड़प्पा सिविलाइजेशन के साक्ष्य मिले थे। उसी तरह आयड में जो है उत्खनन है वो 3 स्तरों पर किया गया था, प्रथम स्तर, दूसरा स्तर और तीसरा स्तर। प्रथम स्तर पर हमें क्या क्या मिला, तो अगर हम इसके ऊपर देखेंगे तो यहाँ पर स्फेटिक जो पत्थर है वो प्रथम स्तर से मिला, यानी ये एक प्रकार से आप बोल सकते हो कि यहाँ पर स्फेटिक पत्थर मिल रहे हैं। क्या मिल रहे हैं, प्रथम स्तर से स्फेटिक पत्थर ज्यादा मात्रा में मिले हैं। वहीं अगर हम दूसरे चरण में जाते हैं, दूसरे चरण से अगर हमें मिला है तो यहाँ पर लोह व तांबे के उपकरणों की अधिकता है। लोह व तांबे के उपकरण यहाँ से हमें ज्यादा मात्रा में मिले हैं। और वही अगर हम तीसरे चरण में देखेंगे तो यहाँ से जो हमें अधिक मात्रा में मिला है वो है मृद भांड। कैसे मिले हैं, मृद भांड, यानी जो मिट्टी के जो बर्तन है वो हमें तीसरे स्तर से ज्यादा मात्रा में मिले हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि यह एक ग्रामीण सभ्यता थी। मृद भांड का अर्थ होता है मिट्टी के बर्तन। क्या मिले हैं, मिट्टी के बर्तन। तो हमने जो आहट सभ्यता का उत्खनन है वो 3 स्तरों पर किया गया था। पहले स्तर से स्फटिक पत्थर मिलते हैं, दूसरे स्तर से लोहे व तांबे के उपकरण ज्यादा मात्रा में मिलते हैं। वहीं अगर हम तीसरे चरण की बात करेंगे या तीसरे स्तर पर हमें क्या मिला, तो वो मिलते हैं मृदपांड, यानी मिट्टी के बर्तन यहाँ पर सर्वाधिक मात्रा में मिलते। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ के जो मकान हैं, आहट सभ्यता के जो मकान हैं उनके बारे में हम लोग डिटेल में देखने का प्रयास करते हैं कि यहाँ पर हमें जो मकान है वो किस किस टाइप के जो मकान है वो मिलते हैं। अगर हम मकानों की चर्चा कर रहे हैं तो यहाँ से जो हमें मकान मिले हैं उनके निर्माण में कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया है। कैसी ईंटें हैं, कच्ची ईंटों का प्रयोग यहाँ पर किया गया था। कैसी ईंटें हैं, अरे भाई कच्ची ईंटों का प्रयोग यहाँ पर जो है वो किया गया था। वहीं अगर हम देखेंगे कि इन मकानों की दीवारें किस टाइप की थी या छत कैसी थी, तो जो यहाँ इन मकानों की जो छत आती है वो भी लकड़ी से निर्मित थी। यानी जो गांवों में किस टाइप की छतें होती है प्राचीन समय में, कैसी होती थी, वो मिट्टी से मतलब लकड़ी से निर्मित होती थी ना। लकड़ी की वो छत वगैरह बना देते थे और उसके ऊपर फिर वो कुछ वो क्या बोलेंगे, वो थेपड़ा वगैरह होते ना वो रखते थे, जिससे कि पानी अंदर नहीं आए करके। तो यहाँ पर भी जो छत है वो लकड़ी से निर्मित होती थी। और जो मकानों के जो अगला अगर हम देखें तो यहाँ पर मकानों के जो कमरे हैं, यानी मान लेते हैं कि ये हमारे पास कोई कमरा है पूरा का पूरा मकान का, ठीक है, ये एक कमरा है। तो इसको जो मतलब 2 भागों में डिवाइडेशन करने के लिए एक ऐसे ही बांस की जो पट्टी है वो मतलब बांस से निर्मित एक दीवार खड़ी कर देते थे। क्या कर देते थे, 2 भागों में डिवाइडेड करने के लिए बांस निर्मित दीवार बना देते थे। तो कमरे को किस टाइप में 2 भाग में बांटने के लिए बांस की दीवार का प्रयोग करते थे। कैसी दीवार है, बांस की दीवार का ये लोग प्रयोग करते थे। और अगर हम बात करें तो इसी मकान में एक मकान ऐसा भी मिला है। मकान है तो सीधी सी बात है, खाना वाना बनाने के लिए यहाँ पर चूल्हे का तो प्रयोग करते ही होंगे। तो जो यहाँ पर जो चूल्हे मिले हैं वो एक साथ एक ही घर में 6 चूल्हे मिले हैं। कितने, 6 चूल्हे मिले हैं। ये क्या दर्शाते हैं, ये दर्शाते हैं कि यहाँ पर जो है या तो संयुक्त परिवार की प्रथा हुआ करेगी, मतलब ज्यादा लोगों को खाना बनाने के लिए यहाँ पर 6 पर मतलब ज्यादा लोग होंगे एक ही परिवार में। संयुक्त परिवार होगा तो ज्यादा लोग होंगे, तो ज्यादा लोग होंगे तो सीधी सी बात है उनके खाने पीने की व्यवस्था करने के लिए ज्यादा से ज्यादा जो चूल्हे होते हैं ना उनका भी प्रयोग किया जाता होगा। और अगर हम बात करें, क्या बात कर रहे हैं, और अगर हम देखें तो यहाँ पर जो संयुक्त परिवार है, और हो सकता है कि वो किसी सामूहिक भोजन व्यवस्था के लिए भी वो 6 चूल्हे
निर्मित किए होंगे। तो यहाँ पर जो सामूहिक सामूहिक जो व्यवस्था है उसके भी ये एक प्रकार से आपको मतलब क्या है वो इस प्रकार की साक्ष्य यहाँ पर मिलते हैं। हो सकता है कि या तो वो संयुक्त परिवार रहा हो यहाँ या वहां पर सामूहिक भोजन की व्यवस्था की गई हो। इन चूल्हों की ही अगर हम बात करें तो इन्हीं चूल्हों से हमें एक और साक्ष्य मिलते हैं। इन्हीं चूल्हों में से एक चूल्हे पर हमें मानव के हथेली के छाप हथेली के चाप के भी यहाँ से साक्ष्य मिलते हैं। यानी जो हथेली की जो चाप होती है ना उससे इस तरीके से वो पहले नेपा नेपी करते होंगे। यानी वो पशुओं के गोबर से वो नेपने का कार्य किया जाता है ना प्राचीन समय में गांव में करते, वो वाला यहाँ पर हमें उसकी जो छाप है वो भी यहाँ से मिलती। अगर हम मकान की ही चर्चा कर रहे हैं तो यहाँ से हमें एक और देखे तो हमें मिलती है बड़े बड़े जो अनाज रखने के लिए मृद पांड मिलते हैं। बड़े मृद पांड यानी जो बड़े मिट्टी के बर्तन हैं वो हमें मिलते हैं। क्या मिलते हैं? यहाँ से हमें बड़े मृद पांड मिलते हैं जिनको स्थानीय भाषा में अगर हम कहें तो उन्हें कहा जाता है गोरे व कोठे। अरे यार क्या गोरी गोरी आ रहा है। गोरे व कोट के नाम से भी इन्हें जाना जाता है या कभी कभी इसे बंकोर भी कहा जाता है। क्या नाम मिलता है? इन्हें बंकोर भी कहा जाता है। बड़े मृदपांड की आवश्यकता क्यों होती है? तो देखो बड़े मिट्टी के बर्तन यानी बड़े यानी इसका आकार बड़ा है तो सीधी सी बात है वो इसमें क्या रख रहे होंगे अपने जो अनाज है अनाज रखने के लिए ये उपयोग में लिया करते होंगे। अगर हम मखान की ही बात कर रहे हैं तो यहां से हमें एक बिना हत्थे का जल पात्र मिला है। क्या है? बिना हत्थे का जल पात्र यानी आप समझ सकते हो जिसको पकड़ने के लिए तो व्यवस्था नहीं हो लेकिन वो आकार में बड़ा हो तो वो किस टाइप से दिखेगा। मान लेते हैं कि ये हमारा कोई बड़ा सा मटका है, मटका ही समझ लो, लेकिन उसको यहाँ से पकड़ने के लिए जो हत्थे होते हैं ना वो यहाँ पर जो हत्थे है वो नहीं हुआ करते थे। तो बिना हत्थे का जल पात्र। और अगर हम बिना हत्थे का जल पात्र की बात करें तो ऐसा का ऐसा हमें जो है सेम टू सेम डिट्टो का डिट्टो ऐसा का ऐसा बिना हत्थे का जो जल पात्र बनाने की जो सभ्यता है वो हमें ऐसा हमें ईरान की सभ्यता से मिलता है। कहाँ से मिलता है? ऐसा हमें ईरान जो पर्शियन सभ्यता है वहां से मिलता है। तो कहते हैं कि यहाँ ये या तो यहाँ के लोग वहां गए होंगे व्यापार वगैरह के लिए या वहां के लोग व्यापार की दृष्टि से यहाँ आए होंगे। तो इसीलिए ये इनका जो है वो रिलेशन से माना जाता है। इनका जो संबंध ईरान वासियों से माना जाता है। देखो हमारे राजस्थान के लोग कहाँ तक पहुंच गए हैं? ईरान तक पहुंच गए हैं। और अगर हम देखें तो देखो अब अगर हम इंटरनेशनल रिलेशंस की ही बात कर रहे हैं तो इंटरनेशनल रिलेशन के अंतर्गत हमें यहाँ पर और भी बहुत सारी चीजें देखने को मिलती है। एक ही नहीं, यहाँ पर 6 यूनानी मोहर मिलती है। कितनी है? 6 यूनानी मोहरें मिलती है। मोहरें यानी एक प्रकार से आप कॉइन समझ सकते हो। कितनी मिली है? 6 यहाँ से हमें मिलती है। तो इनका क्या कार्य हुआ रहेगा कि इन्हें रख रहे होंगे। तो ये जो 6 यूनानी मोहरें हैं इनके ऊपर अपोलो का चित्र है। अपोलो कौन है? तो अपोलो की अगर हम बात करें तो ये है यूनान के सूर्य देवता। आप इन्हें समझ सकते हो। तो उनकी आकृति है। तो इन मोहरों से क्या साबित होता है? इन मोहरों से साबित होता है कि आहड़ की सभ्यता के लोगों का जो संबंध है वो किन से रहा होगा? वो
यूनान वासियों से इनका संबंध है जो रहा होगा, यूनान वासियों से संबंध ये प्रकट। अगर हम और यहाँ पर डिटेल में बात करने का प्रयास करें तो यहाँ से हमें मिट्टी का बैल मिलता है। क्या मिलता है? मिट्टी का बैल मिलता है, जिसे इतिहासकारों या पुरातत्ववेताओं ने उसे बनास संस्कृति से मिला है, इसलिए इसे बनासियन बुल की संज्ञा भी दी गई है। क्या कहा गया है? इसे कहा कि ये तो बनासियन बुल है। यहाँ पर पानी सुखाने के लिए एक पद्धति होती है, यानी एक प्रकार से आप ड्रेनेज सिस्टम समझ सकते हो कि बारिश का पानी है वो किस तरीके से कैसे कैसे करके पानी जाएगा। पानी सुखाने की यहाँ पर एक पद्धति हुआ करती थी जिसे कहते हैं चक्रकूप पद्धति, वो भी यहाँ से हमें मिलती है। मैंने कितनी बड़ी बात है, देखो आज के टाइम पे लोगों के पास पानी को बाहर वगैरह निकालने के लिए सही से व्यवस्था नहीं होती थी, लेकिन उस समय चक्रकूप पद्धति से इतने अच्छे तरीके से बेहतरीन तरीके से पानी जो है निकलता था। अच्छा, मैं आपको चक्रकूप पद्धति अगर हम बात करूं तो ये इस तरीके से होता था। देखो मान लेते हैं कि ये कोई धरातल है, इसके ऊपर ऐसे ऐसे छोटे छोटे करके गड्ढे हुआ करते थे। क्या हुआ करते थे? गड्ढे हुआ करते थे, और इनसे एक पाइप ऐसे धरातल में आता था, और ये सारे के सारे जो है अंडरग्राउंड एक मतलब अंडरग्राउंड पाइप की सहायता से बाहर किसी कुएं में वगैरह जो है पानी पहुंचा देते थे। जैसे यहाँ पे बारिश होगी तो यहाँ पर पानी इकट्ठा होगा, तो वो इन छेदों के माध्यम से और इन पाइपों के माध्यम से सीधा का सीधा कहाँ चला जाएगा? स्टोरेज के लिए चला जाएगा। तो ये चक्रकूप पद्धति है। आप वो अभी वाटर हार्वेस्टिंग वाली पद्धति आ रही है ना, उससे आप इसको रिलेट कर सकते हो। और अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर हमने कहा कि जो मृदभांड मिले हैं, नहीं जो मिट्टी के एक प्रकार से जो घड़े मिले हैं, मृदभांड है, लेकिन वो अंदर से क्या है? काले है। यानी आप समझ सकते हो कि जो मृदभांड मिले हैं, यानी मिट्टी के जो मतलब एक प्रकार से बर्तन है, वो अंदर से काले है। क्या है? अंदर से काले है। अंदर से काले होने का क्या तात्पर्य है? मान लेते हैं कि ये हमारे पास कोई मटका है। क्या है? ये हमारे पास मटका है, लेकिन हमें इसके अंदर इस साइड में हमें क्या मिला है? काला काला। ये अंदर से क्या है? काला है। तो काले होने से लोग क्या आशय लगाते हैं कि इनको उल्टा करके, यानी जो अभी जिस रूप में है उसी रूप में रख के इनको यहाँ नीचे से इस टाइप में आग जो है जलाते होंगे। यहाँ से अगर आग अंदर जाएगी, आग की लपटें अंदर जाएगी, तो सीधी सी बात है अंदर क्या हो जाएगा? उसकी कालस जो है वो जमा होनी शुरू हो जाएगी। तो इस पद्धति को बोलते हैं उल्टी तपाई विधि। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं उल्टी तपाई विधि। तो यहाँ के जो लोग हैं वो उल्टी तपाई विधि से भी अच्छी तरीके से परिचित थे। क्या थे? अंदर से काले होने का क्या तात्पर्य है? उल्टी तपाई विधि, यानी उल्टा करके उनको तपाना या पकाना, उससे क्या थे? परिचित थे भाई। अरे भाई ये परिचित थे। देखो ये सभ्यता प्राचीन, अगर हम मानव की बात करें तो कहाँ से कहाँ तक पहुंच गया है। और अगर हम बात करें कि यहाँ से हमें और क्या मिलता है, तो और हमें मिलता है जो यहाँ से थप्पे मिलते हैं। क्या मिलते हैं? थप्पे। थप्पे यानी जो रंगाई छपाई का कार्य भी यहाँ पर हुआ करता था। क्या होता था? रंगाई छपाई का कार्य से ये लोग क्या थे? परिचित थे। थप्पे मिले वो आते ना, स्टैम्प पेपर थपा थप करके डिजाइन बनाते जाओ, वो वाले थप्पे यहाँ से मिलते हैं। तो माना जाता है कि यहाँ के जो लोग हैं वो रंगाई छपाई के कार्य से भी परिचित होंगे। तो आशा करता हूँ कैसी लगी क्लास कमेंट में ज़रूर बताना। अगर अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करना ना भूलिए। और सबसे बड़ी बात, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बहुत मेहनत लगती है दोस्तों, करके जाओ। ठीक है, चलो मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।